मैं जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है खौफ। इसके राइटर हैं गुलजार साहब। तो आप सबों की परमिशन के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। खौफ से नसें तन रही थी उसकी और बैठे बैठे घुटने यूं काम जाते थे जैसे मिर्गी पड़ने वाली हो। शहर में दंगे चलते 4 दिन हो गए थे। कर्फ्यू कुछ देर के लिए सुबह खुलता था, कुछ देर के लिए शाम को। कर्फ्यू खुलता तो कुछ लोग जल्दी जल्दी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते। कुछ लोग जल्दी जल्दी मार धाड़ करते, आग लगाते, चाकू चलाते और कुछ लाशें गिराकर कर्फ्यू शुरू होने से पहले ही अपने घरों में आकर बंद हो जाते। गर्म गर्म खबरें और गर्म गर्म लहू मुसलसल बह रहा था बंबई में। लेकिन रेडियो और टीवी बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि शहर की हालत काबू में है और हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। हालात नॉर्मल साबित करने के लिए कल से लोकल ट्रेनें भी देर तक चल रही थीं। बेशतर डिब्बे खाली थे, लेकिन रोशनियां पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आईं तो 4 दिन के मुंजमद अंधेरे में जरा जुम्बिश हुई। रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ की बस्तियों में जो सन्नाटा पथरा गया था, वो ट्रेन के गुजरने से कुछ देर के लिए खड़खड़ाया तो फिर से हरकत की उम्मीद बंधी। यासीन आवाज भी सुनता था और उठकर देखता भी था कि गाड़ी चलने लगी है। कल 5वां दिन होगा वो अपने घर से गायब था। अब तो इंतजार खत्म हो चुका होगा और उसकी तलाश शुरू हो गई होगी। दिन खत्म होने ही वाला था कि उसका सब्र टूट गया। शाम को कर्फ्यू खुलते ही वो अंधेरी स्टेशन पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म सुनसान था, लेकिन इंडिकेटर पर ट्रेन का वक्त टिमटिमा रहा था। ट्रेन बहुत आहिस्ता से दाखिल हुई थी स्टेशन में, रोजमर्रा के स्टाइल से नहीं, जैसे मोहतात थी या डरी हुई, सहमी हुई। कुछ लोग भी थे ट्रेन में, इक्का दुक्का। वो फैसला नहीं कर पाया कि किस डिब्बे में दाखिल हो। अक्सरियत तो हिंदुओं की है ना। दो दो चार के गुच्छों में कहीं कहीं गुथे हुए रखे थे। वो रुका रहा प्लेटफॉर्म पर और जब गाड़ी चलने लगी तो एकदम भाग कर चढ़ गया। उसने वही डिब्बा चुना जिसमें और कोई ना हो। बगौर देखा चारों तरफ, कोई नहीं था। फिर डिब्बे के आखिरी बेंच पर कोने वाली सीट में जाकर डूब गया, जहां से वो पूरे डिब्बे पर नजर रख सके। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो उसकी सांस में सांस आई। अचानक दूसरे कोने से एक मुंडी नमूदार हुई। यासीन के तो होश उड़ गए। घुटनों में फिर से मिर्गी दौड़ गई। झुककर सीट के इतना नीचे हो गया कि अगर वो उसकी तरफ आए तो फौरन बेंच के नीचे छुप जाए या तन के सामने खड़ा हो जाए। पोजीशन ले ले। डिब्बे का दरवाजा दूर नहीं था, लेकिन चलती गाड़ी से कूद जाने में मौत के अलावा कोई खतरा नहीं था। और अगर गाड़ी आहिस्ता हो भी गई तो वो शख्स, अचानक वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा हो गया। खड़े खड़े ही उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर या खौफ के कोई आसार नहीं थे। वो यकीनन हिंदू था। यासीन का पहला रिएक्शन यही था। टहलता हुआ वो गाड़ी के परले दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। हवा से उसका मफलर फटे झंडे की तरह लहरा रहा था। कुछ देर बाहर झांक कर देखता रहा वो, और फिर लगा कि किसी चीज के साथ जोर आजमाई कर रहा है। यासीन जहां बैठा था वहां से साफ नजर नहीं आ रहा था। कोई चीज वो खींच रहा था, कभी दबाता था, उठाता था, कभी खींचता था। यासीन को लगा कुछ तोड़ रहा है कि अचानक एक जंग आलू दरवाजा जोर से खिंचता और एक पुरजोर खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। अच्छा हुआ यासीन के मुंह से चीख नहीं निकली, लेकिन वो शख्स
खुद भी चौंक गया था उस आवाज़ से। उसने देखा था चारों तरफ और उस तरफ कुछ ज़्यादा देर तक देखता रहा, जहाँ यासीन छुपा हुआ था। यासीन को शक हुआ, कहीं देखी तो नहीं लिया इसने या आहट पा गया हो। उस शख्स की ज़ोर आज़माई ने यासीन के कलेजे में एक और दहशत बिठा दी। अगर आमना-सामना हो जाए, तो क्या वो उसका मुकाबला कर पाएगा? वो शख्स टहलता हुआ दूसरी तरफ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी जोगेश्वरी का एक सुनसान स्टेशन फलांग गई। गाड़ी रुक जाती, तो शायद उतर ही जाता, लेकिन ये तो कर्फ्यू का इलाका था, इसलिए गाड़ी वहां नहीं रुकी। कर्फ्यू का इलाका ही शायद ज्यादा महफूज होता, कम से कम पुलिस तो होती, और अब तो मिलिट्री भी बुलवाई जा चुकी थी शहर में। फसादात ज़दा इलाकों में उनको खाकी चकत्तों वाले घूमते हुए नजर आ जाते थे और उन पर उसी रंग की वर्दियां पहने फौजी अपनी बंदूकों, राइफलों की नलियां बाहर निकाले रखते। पुलिस तो बेकार ही गई थी, अब उनसे कोई डरता नहीं था। हुजूम उन पर बेधड़क पत्थर और सोडा वाटर की बोतलें फेंकती थी और अब तेजाब के भरे बल्ब भी। पुलिस अगर टीयर गैस की गोलियां छोड़ती, तो हुजूम के लोग गीले रुमालों से उठाकर वही पुलिस के ऊपर फेंक देते थे। साकिनाका में जब वो बेकरी जली, जिसमें वो काम करता था, तो क्या किया था पुलिस ने? दूर खड़ी तमाशा देखती रही और वहां लोग पतली गलियों से बचते भागते उन गैरेजों की तरफ दौड़े थे, जिधर ठोकी पीटी छिली अधचिली मोटरों के ढांचे खड़े रहते थे। जान बचाकर भागे थे छुपने के लिए। 8-10 लोग थे। वो भला हो भाऊ का, भागते भागते उसकी कमर का गमछा पकड़ के चाय वाले के बगल के बाकड़े में खींच लिया। भाऊ को तो मालूम था वो मुसलमान है, लेकिन वो तो हिंदू है, वो क्यों भागा? भाऊ कह रहा था, जब हुजूम के सर पे खून सवार हो, तो वो नाम पूछने के लिए नहीं रुकते। उनकी प्यास खून से बुझती है या आग से? जला दो, मार दो, नेस्तनाबूद कर दो। उनका गुस्सा तभी ठंडा होता है जब सामने कुछ ना रहे। दूसरे दरवाजे की खड़खड़ाहट ने चौंका दिया उसे। डिब्बे के परले तरफ के दोनों दरवाजे उस शख्स ने बंद कर दिए थे और देर तक उस तरफ देखता रहा, जिस तरफ यासीन छुपा हुआ था। खौफ ने फिर उसका सर अपने शिकंजे में ले लिया। वो आदमी दरवाजे क्यों बंद कर रहा है डिब्बे के? क्या उसे मार के उसकी खून में निथरी लाश उसी डिब्बे में छोड़कर उतर जाएगा अगले स्टेशन पर? ट्रेन अब आहिस्ता हो रही थी। कोई स्टेशन आ रहा था। उस आदमी के कदमों में पहले से ज्यादा खुद एतमादी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। यासीन की सांस भारी हो गई। माथे पर ठंडे पसीने की आमद महसूस कर रहा था, डर था, सांसें गुच्छा हो रही थी, थूक निगला नहीं जा रहा था। कहीं उसे उछू ना आ जाए, वो खांस ना दे, यही सीट के नीचे पड़े पड़े। गाड़ी रुकी। कोई स्टेशन आया था। वो आदमी आराम से उस दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, जिस तरफ प्लेटफॉर्म था। उसका एक हाथ उसकी जेब में था। जेब में जरूर कोई हथियार होगा, पिस्तौल या चाकू। यासीन ने सोचा भाग के दूसरी तरफ से बाहर कूद जाए, लेकिन जहां छुपा था, वहां से निकलते निकलते तो वो आदमी उसका पेट चाक कर देगा। पेट ही क्यों, गला काट देगा, ताकि आवाज भी ना निकले। चोर आंख से उसने झांक कर देखा, वो शख्स बाहर की तरफ देख रहा था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। किसी के कदमों की आवाज भी नहीं आई। बहुत चाहा यासीर ने कि कोई आ जाए, लेकिन क्या पता कौन आए, हिंदू या मुसलमान। एक और हिंदू ही सही, शायद भाऊ जैसा कोई रहमदिल हो। चाय के बांकड़े से कैसे अपना जनेऊ पहनाकर वो उसे अपनी खोली तक ले गया था। 4 दिन तक रखा। उसने कहा था, मैं मराठा हूं, लेकिन रोज गोश्त नहीं खाता। तुम कहो तो ले आऊं।
पता नहीं कैसा मिले, हलाल-वलाल मैं समझता नहीं, और बाहर की हालत यह है कि सब्जियाँ सड़ रही हैं अंधेरी में, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं। लूट लो, तो जितनी चाहो ले जाओ। और रेडियो बार-बार यही कहता कि शहर के हालात आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल होते जा रहे हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ इलाकों में बसें भी जारी कर दी गई हैं। इन 4 दिनों में उसे घर वालों की बहुत फ़िक्र हुई। घर वाले भी उसकी फ़िक्र करते होंगे। उसे एक डर था, कहीं फ़ातिमा उसे ढूँढने के लिए बेकरी के पते पर ना चली जाए। जिस खोली में छुपा था, वहाँ से रेल की पटरी नज़र आती थी, गाड़ियाँ भी नज़र आती थी, लेकिन भाऊ ने उसे जाने नहीं दिया। गाड़ी एक धचके से चली और यासीन पुली से डिब्बे में आ गिरा। वो शख्स बाएँ हाथ से रॉड पकड़े बड़ी खुद एतमादी से खड़ा था, और दायाँ हाथ अभी तक उसकी जेब में था। गाड़ी थोड़ी दूर तक सरकती, घिसटती चलती रही। ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रही? सिग्नल ना मिलने की कोई वजह नहीं हो सकती। पटरियों पर ट्रैफिक ही कहाँ है? और अभी तक कोई गाड़ी दूसरी तरफ से नहीं गुजरी। गाड़ी बहुत देर तक घिसटती रही, और जहां आकर रुकी, वो भायंदर का पुल था। समंदर के नीचे खाड़ी थी, जहां से अक्सर लाशों के निकलने की खबरें अखबारों में छपा करती थीं। यासीन का दम घुटने लगा। इस खौफ से जीना मुश्किल था। और वो शख्स जेब से हाथ क्यों नहीं निकालता? उसकी आंखों से पता चलता है कि वो हमला करने वाला है। क्या होगा जब वो हमला करेगा? क्या उसे बाहर निकलने के लिए कहेगा, या सर के बालों से पकड़ के घसीट लेगा और चुप से चाकू उसके गले पर रख देगा? क्या करेगा वो? और कुछ करता क्यों नहीं? उसी वक्त उस शख्स ने जेब से हाथ निकाला और फिर जोर आजमाई करने लगा। तीसरा दरवाजा भी बंद कर रहा था वो। अब तो भागने का रास्ता भी बंद हो रहा था, और नीचे तो खाड़ी थी। कूद जाए तो मौत यकीनी थी। खौफ अब हद को पहुंच रहा था। गुफा बंद हो रही थी। अचानक कूद के वो बाहर निकल आया। चौंक कर देखा उस आदमी ने। हाथ जेब में गया, और पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई यासीन में। या अली कह के उस आदमी को टांगों के बीच से उठाया और फेंक दिया बाहर। नीचे गिरते गिरते उस आदमी की चीख सुनाई दी, अल्लाह! यासीन खड़ा रहा। गाड़ी चल दी। यासीन को हैरत हुई, क्या मुसलमान था वो भी? लेकिन खौफ के सिकंजे से जो छूटा था तो ऐसे जैसे मौत के मुंह से निकल आया हो। उस रात वो फातिमा से कह रहा था, अगर ऐसा ना होता तो मैं भी मुसलमान होने का क्या सबूत देता उसे? क्या नंगा हो जाता? थैंक यू, हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड। नाइस एक नाइस नंबर भाई, नाइस। एक नंबर यार, बहुत बढ़िया था यार, एक अच्छा नंबर। था, मस्त। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बहुत सही था यार, बहुत सही था। Room Actors.